प्रणाम देवी और सज्जनों। 22 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सीक्वेंस है वो आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। हम लोग न्यूज़ के टॉपिक्स को कवर करेंगे। एडिटोरियल का ना लाइव स्टडी करने की कोशिश करेंगे। लाइव का मतलब ये कि मैंने उनको पहले से हाईलाइट नहीं किया हुआ है, मैं आपके सामने उसको स्टडी करूंगा और उसमें किसी ने सजेस्ट किया था तो कुछ दिन ट्राई करके देखते हैं और आप लोग फिर बताना मुझे ये तरीका बेटर है क्या। तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि आप लोग साथ साथ समझ पाओगे कि एडिटोरियल को कैसे पढ़ना होता है और किस तरीके से बाकी के टॉपिक्स कनेक्ट करने होते हैं। देन हम लोग आज से एथिक्स का क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो आज फर्स्ट डे है, मैं क्वेश्चन भी आज ही दिखाऊंगा और उसका आंसर भी आज ही दिखा दूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक क्वेश्चन सेकंड वाला मैं आज आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोग अपने किसी को अभी से प्रैक्टिस करनी हो साथ में कर सकता है एंड कल उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे डेली एक क्वेश्चन करके आई थिंक बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम इज देयर तब तक हमारे सारे के सारे एथिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला न्यूज़ का टॉपिक है ना, उसमें बात की जा रही है कि ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है ना विच इज़ लिंक टू चाइना स्पाइक सीक्वेंस्ड इन इंडिया इन जुलाई। अब इंडिया के अंदर जब से कोविड आया था 2020 में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वार्टर था तब से स्पाइक करना स्टार्ट कर गया था। सिंस देन इट हैज़ बिन हैपनिंग कि बीच बीच में बहुत सारी वेव्स आई थी। अभी हुआ ये ना कि BF.7 का एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का ही। तो ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि जो कोविड-19 के केसेस चाइना में इंक्रीज हुए थे ना, और उसी से ये आइडेंटिफाई किया गया था कि इंडिया में जुलाई में जो केसेस इंक्रीज हुए थे वो दोनों में सेम वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया था। अब हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वेरिएंट्स क्या होते हैं। बेसिकली 1 या फिर 1 से ऊपर एक या फिर एक से ज़्यादा जब कोई म्यूटेशंस हो जाते हैं ना, तो वो डिफरेंशिएट करता है उसके दूसरे वेरिएंट्स को जो सर्कुलेशन में होते हैं। मोस्टली जो म्यूटेशंस होते हैं ना वो वायरस के काफ़ी सारे डिलीटेरियस होते हैं और कुछ ईजियर भी होते हैं वायरस के लिए सर्वाइव करना। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा वायरस है विच इज़ द SARS-CoV-2, हम इसको शॉर्ट में कोरोना वायरस बोल देते हैं। ये बहुत फास्टली इवॉल्व हो रहा है और इस स्केल के ऊपर ये लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब तो केसेस बहुत सारे कम आ चुके हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गवर्नमेंट ने मास्क को ना यूज़ करना भी बता दिया है। तो यूएस का ना एक फर्म है, यूएस का एक सेंटर, उसको हम CDC बोल सकते हैं, यूएस का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उन्होंने ना इस तरह के वेरिएंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। उन्होंने 3 कैटेगरीज दी थी। तो अगर 3 कैटेगरीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वो बेसिकली है, एक तो होता है VOI वायरल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, अलग अलग टाइप के होते हैं, और एक होता है VUI विच इज़ वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जो VOC है ना ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, ये BF.7 वाला। इसमें UK का वेरिएंट भी नाम दिया गया था, इसमें साउथ अफ्रीका वेरिएंट था, ब्राज़ील वेरिएंट था और इस तरीके से। तो एक वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस भी होता है। बेसिकली उसका ये होता है कि उसका कुछ क्लियर एविडेंस है उसके प्रिवेंशन मेजर्स के लिए, और मेडिकल काउंटर मेजर्स जो उनको सिग्निफिकेंटली उसकी इफेक्टिवनेस को कम भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर अभी ना मैंने ये नया फॉर्मेट स्टार्ट किया है इस चैनल के ऊपर। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सामने न्यूज़ है हाईलाइट किया, उससे कनेक्टेड मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता चलूँगा और फिर PDF में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको याद रखने लायक होगी। तो अभी छोटी छोटी न्यूज़ होंगी लेकिन बहुत सारी कवर हो जाएंगी हमारी इस तरीके से। देन हम लोगों के पास ये सेकंड न्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ लाइक अबाउट द दिस फॉरेस्ट बफर जोन वॉन्ट अफेक्ट द पीपल सेज केरला CM पिनरई। अब हुआ ये ना, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ना कि 1 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट किया जाए अराउंड द इकोलॉजिकली सेंसिटिव लोकेलिटीज़। अब ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स और लोकेलिटीज़ होती है ना, वो उनके आसपास में एक 1 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और ये भी जनरली जो उनके पॉपुलेटेड पंचायत वगैरह के एरियाज़ होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। तो उन्होंने अश्योर किया था कि वो खासकर वो लोग जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, उनकी एक्सट्रीमिटीज़ में रह रहे हैं, जो कि वहाँ पर 115 के आसपास पंचायत्स हैं, कि उन लोगों की ज़मीन और उनका लाइवलीहुड नहीं छीना जाएगा एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। उन्होंने कहा था कि ये कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है जिनके कारण ये किया जा रहा है। अगर आप इस टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत समझने की इंपॉर्टेंस है ना, तो एक तो आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक हमारा बनता है GS3 से, ऑलराइट। अब वहाँ पर हुआ क्या था ना, 2002 से 2016 तक कुछ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था 2002 से 2016 का, और विच कम्स अंडर जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1986 का, ये उसके अंडर निकाला गया था। यहाँ पर उन्होंने बात की गई थी कि एक 10 किलोमीटर के आसपास तक का ना इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में सेंसिटिव कॉरिडोर्स होंगे और इसको नोटिफाई कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करेगी। और एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया गया था
राइट। इनका काम क्या होगा, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होंगी ना, जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है ना उस प्रोटेक्टेड एरिया का, उसके आसपास होने वाली चीज़ों का इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब कुछ तरह की चीज़ें अलाउ होती हैं इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स के अंदर, जैसे कि मतलब परमिटेड एक्टिविटीज़ का क्या होती हैं, आप हॉर्टिकल्चर वगैरह कर सकते हो, ऑलराइट, एंड आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज आप सेटअप कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो वहाँ पर प्रोहिबिटेड होती हैं इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स के अंदर, तो प्रोहिबिटेड चीज़ों के अंदर जैसे कि एग्जांपल में माइनिंग वगैरह जो हो गया हमारा, वो अलाउ नहीं होता, और मिल वगैरह सेटअप करना अलाउ नहीं होता, एंड कोई ऐसी इंडस्ट्रीज जो एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन करती है वो अलाउ नहीं होती है। कुछ चीज़ें वो लोग रेगुलेट भी करते हैं, उनका कि ठीक है आप कर लो, लेकिन इनके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। जैसे कि अगर कोई ट्रीज़ वगैरह फेल करते हैं ना, कोई ट्री अगर पेड़ के काटते बढ़ते हो तो उस पर नज़र रखी जाती है। फिर आप कोई होटल वगैरह सेटअप करते हो तो आप कर सकते हो, उस पर नज़र रखी जाएगी। एंड उसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम में कुछ चेंज लाते हो, कोई ऐसी हैवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो इनको रेगुलेट किया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स का, एंड बफर जोन्स उसके बियॉन्ड क्रिएट करने की बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Then we have this news, Bengal village basks in the luster of metal। अभी हुआ ये है ना, बंगाल का रीजन आपको पता है, वेस्ट बंगाल के रीजन की बात की जा रही है। यहाँ पर ना एक मेटल क्राफ्ट है जो बहुत पॉपुलर है, यानी कि कुछ आइटम्स जिनको ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे ना, डोकरा फिगरीन्स हैं ये ना मेटल के बनाए जाते हैं, धातु के। तो वेस्ट बंगाल में दो जगह बहुत पॉपुलर है डोकरा के लिए, एक तो बनकुरा का बिकना और बर्धमन का दरियापुर। तो इनकी जो क्वालिटी है ना आज की डेट में, वो क्वालिटी इनकी डिटेरियोरेट कर रही है। और हो ये रहा है कि ना ये जो बहुत ही एंशिएंट ट्रेडिशन का है, और माना जाता है कि तकरीबन 5000 ईयर्स पुरानी आर्ट है जो बहुत पॉपुलर है। तो हमारे GS1 में जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक होता है ना, वहाँ पर इसकी रेलेवेंस है आपके लिए कि कौन से रीजन में पाई जाती है डोकरा आर्ट करके। अब हर एक फिगर को बनाने में ना तकरीबन 1 महीने का समय लगता है, 30 दिन के आसपास। अगर आप देखोगे तो बहुत ही माइन्यूट तरीके से इसके अंदर फिनिशिंग की जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जो भी फिगर बनाना होगा उसको किस तरह की एक्टिविटी है उसको डिपिक्ट कर पाना, तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। तो रिसेंटली वहाँ पर एक वर्कशॉप भी चल रही थी इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। अब आपको यहाँ पर लर्निंग क्या है ना, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया आपने, आपके लिए इसकी लर्निंग क्या होगी ना। सो व्हेन यू बिकम एन IAS और IPS और मे बी वट एवर यू आर विलिंग टू बिकम, IFS हो गया या फिर कोई दूसरा भी आप IRS वगैरह ट्राई करते हो, सी जो भी हमारी डाइंग आर्ट एंड ट्रेडिशन है ना, उनको रिवाइव करने के लिए ना यू कैन कंडक्ट वर्कशॉप्स। ठीक है, आपके एथिक्स में भी आपके पास कोई केस स्टडी आती है ना, आप उसमें मेंशन कर सकते हो रिकमेंडेशन में कि वी कैन क्रिएट वर्कशॉप्स। ठीक है, हम लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना इस आर्ट के, उनको बुला करके उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया था, एग्जीबिशन सेटअप कर सकते हैं। एंड देन लेट द पीपल हु आर ऑफ दिस जनरेशन विद नो आइडिया ऑफ दिस प्रीवियस ओल्ड एंशिएंट ट्रेडिशन ना, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। एंड इस तरीके से जो हमारी आर्ट होगी ना वो रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगी। आज के जो न्यू जनरेशन है ना वो उसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करेगी, देन दे विल ट्राई टू अडॉप्ट इट। उसमें कुछ और सुंदरता वो ऐड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए, कुछ रिकॉर्डिंग्स मेंटेन कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं। तो दिस वे यू हैव टू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर की फ्यूचर में आपके पास कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हाउ विल यू ट्राई टू रिवाइव दैट। अब न्यूज़पेपर पे ना आपको मैंने कुछ चीज़ें ग्रीन कलर में हाईलाइट करके दी हैं, इनको ना आप जस्ट याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट्स ना रिसेंटली बात की थी कि ना वो मिनी स्नैक ब्रेक इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उनके जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उन्होंने बोला था स्कूल्स को एक 10 मिनट का स्नैक ब्रेक इंट्रोड्यूस करो। ऑलराइट, अब ये आपके लिए कहाँ यूजफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये चीज़ें ना आप एग्जाम वहाँ लिख सकते हो जब एजुकेशन का कोई आपका टॉपिक आएगा ना, स्कूल्स का आएगा, और एक आता है ना ग्रॉस एनरोलमेंट का, कि स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते। जैसे हमारी जो मिड डे मील स्कीम है ना, वो उसमें क्या हुआ था कि उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद एक तो उस बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव हो गया था। फिर वो बच्चे छोटे जो चाइल्ड लेबर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनके माँ बाप को लगा कि स्कूल में जाएंगे तो कम से कम कुछ खाना मिलेगा, तो उनका उस तरीके से एनरोलमेंट इंक्रीज हो गया था। अब ये जो मिनी स्नैक ब्रेक किया जा रहा है ना, इसमें अलग अलग मोटिव्स हैं। ठीक है, इसमें एक तो उनका बच्चों का थोड़ा सा लंच ब्रेक से थोड़ा सा पहले उनको कुछ खाने का मिल जाएगा। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि ना फॉर द, ये तो दिल्ली में किया जा रहा है, ऑलराइट, बट इस चीज़ को ना, इस हैबिट, ये जो पर्टिकुलर करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में फर्दर, खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के होते हैं। अगेन मिड डे मील स्कीम का भी एक हम लोग लंच ब्रेक क्रिएट कर सकते हैं। तो यू हैव टू थिंक इन दिस मैनर, ये एक इनोवेटिव आइडिया है।
अब एग्जाम में एजुकेशन का स्कूल के अंदर एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करने का कोई टॉपिक आएगा ना, वहाँ पर आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि दिल्ली स्कूल्स के अंदर ना गवर्नमेंट ने मिनी स्नैक ब्रेक इंट्रोड्यूस किए थे। सो अलॉन्ग विद द मिड डे मील स्कीम वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मिनी स्नैक ब्रेक, और उसमें भी गवर्नमेंट कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें दे सकती है, कुछ जूस वगैरह टाइप का दे सकती है बच्चों को। ठीक है, सी दिस इज ऑल अबाउट इनोवेटिव आइडिया। इसमें आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा और मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट दिस इज मोर अबाउट कि आंसर राइटिंग के अंदर एक ऐसी पंच लाइन जो आपको ऐड करनी होगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा ग्रीन कलर में। फिर ईयर ऑन स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर द बाइसिकल्स, एमसीडी सेज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू हाई। अब ये जनरली ना हमारा GS2 के अंदर जो आप गवर्नेंस के टॉपिक्स में बात करते हो ना, कि गवर्नमेंट के अंदर आपको जब कुछ शॉर्टकमिंग्स दिखानी होती है या फिर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स में शॉर्टकमिंग्स दिखानी होती है ना, वहाँ पर एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि ना एमसीडी के द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि बच्चों को ना बाइसिकल्स मिलेंगी, बट बिकॉज ऑफ द फंड, ठीक है, पैसे की जब कमी होती है हम लिखते हैं ना आंसर राइटिंग में कि फंड का इशू है, वहाँ पर एग्जाम्पल साथ में लिखते हो कि ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, एमसीडी ने प्रॉमिस किया था बच्चों को बाइसिकल, लेकिन 1 साल तक बाइसिकल नहीं मिल पाई थी और रीज़न क्या दिया गया था, फंड नहीं है। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाएगा ना तो इसकी वैल्यू बहुत होती है। देन वी हैव दिस टॉपिक इलेक्शन फॉर द मेयर एंड डिप्यूटी मेयर टू बी हेल्ड ऑन January 6। अब सबको पता है कि दिल्ली के अंदर ना रिसेंटली एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे। अब यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे क्या करना है, बट जस्ट बीइंग एन अवेयर सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि एमसीडी के इलेक्शंस क्या चीज़ें होती हैं और उसमें मेयर वगैरह क्या रोल होता है। ऑलराइट, अब इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा मेयर के बारे में समझने की करेंगे। और जो पॉलिटिकल अपडेट था वो तो ये था कि आपको पता होगा आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो आम आदमी पार्टी से पहले इस एमसीडी का जो चार्ज था ना वो बीजेपी के पास चल रहा था पिछले 15 सालों से, और अब जो आम आदमी पार्टी है उनके पास स्टेट की रूलिंग भी है, यानी कि दिल्ली को भी वो रूल करेंगे, एनसीटी को और एमसीडी को भी, तो उनके अंडर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंक्रीज हो गई है। तो फॉर द ऑफिस ऑफ मेयर फर्स्ट एंड द थर्ड ईयर इन द म्यूनसिपैलिटी के 5 ईयर टर्म में वो रिजर्व होते हैं विमेन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर्स के लिए रिस्पेक्टिवली। तो ये जो मेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा 74th अमेंडमेंट जो आया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, उसमें हम लोगों ने पार्ट 9A इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये डील करता है विद द म्यूनसिपैलिटीज़, राइट, और जो हमारी नगर पालिकाज होती हैं उनके साथ में। इसमें आर्टिकल हमारा आता है 243P से लेकर के 243ZZ तक, ये हमारे आते हैं। और एक हम लोगों ने नया 12th शेड्यूल ऐड किया था इससे। देखो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस बार भी एक क्वेश्चन तो आया था आपका मीन्स 2022 में तेरे पास दिस क्वेश्चन जिसमें बात की गई थी कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर गवर्नेंस के क्या इश्यूज रहते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं, तो वहाँ पर हम भी मेंशन करते हैं इस तरह की चीज़ों को। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ना हर एक स्टेट के अंदर उनको कुछ सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बनाने होते हैं, राइट, उनको म्यूनसिपैलिटीज़ बोलते हैं। और म्यूनसिपैलिटीज़ के ना 3 टाइप होते हैं, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और ये ऑब्लिगेटरी है हर एक स्टेट के लिए किस तरह की यूनिट्स को उन्हें बनाना है। अब हम लोग जब बात करते हैं ना मेयर के बारे में, तो मेयर का काम होता है बेसिकली गवर्नेंस का, राइट, और उनका काम वो सिटीजन्स के लिए के साथ अकाउंटेबल भी रहते हैं, लेकिन उनके पास ना कोई अथॉरिटी नहीं होती है। और दूसरा जो मेयर्स होते हैं ना, वो अगर उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, हमें इस चीज़ के ऊपर ना बहुत मुद्दा रहता है। एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइवेट मेंबर के द्वारा कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए और उनको एम्पावर भी करना चाहिए, उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, खास करके जो लार्ज इंडियन सिटीज़ हैं। अगर उनको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे तो करंटली बहुत सारी मल्टीपल सिविक एजेंसीज है ना जो ऑपरेट करती हैं, उनके अंदर थोड़े से अकाउंटेबिलिटी इश्यूज आएंगे, राइट। मेयर रिस्पॉन्सिबल है गवर्नेंस के लिए, अकाउंटेबल था सिटीजन्स के लिए। अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट अथॉरिटीज़ नहीं है। वीक अर्बन गवर्नेंस होगी और कुछ कॉन्सिक्वेंट अर्बन मैस होगा जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी है ना, उसको हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेस कर पाएंगे। तो एक एम्पावर्ड ऑफिस होगा डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर का, वो काफ़ी डिज़ायरेबल भी है। करंटली जो एग्जीक्यूटिव जो फाइनेंशियल और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है ना म्यूनसिपल कमिश्नर्स की, और उसकी टीम होती है डेप्यूटीज़ की, वो अपॉइंट किए रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। और ये आते कहाँ से, ये सारे के सारे आते हैं आपके IAS कार्डर से। तो इस टॉपिक में आपको मेयर के बारे में अभी इतना ही जानना काफ़ी है। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं, मैं अब हर एक न्यूज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते हुए देते चलूँगा। जो भी न्यूज़ मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। अब इस टॉपिक में देखो, कश्मीरीज सेलिब्रेट द फेरेंस टू बीट द फ्रीजिंग 40 days ऑफ चिलाई कला। अब आपको फोटो में ये जो कुछ लेडीज़ दिख रही हैं, कुछ मैन आर ऑल्सो स्टैंडिंग, इन्होंने जो ये कपड़े पहने हुए ना, इसको फेरन बोलते हैं। ये कश्मीरी रीजन में बहुत पॉपुलर होता है। तो वहाँ पर ना एक टाइम पीरियड होता है 40 दिनों के आसपास का, उसको वहाँ पर लोकल में बोलते हैं चिलाई कला। तो इसमें एक सेलिब्रेशन किया जा रहा था
वहाँ पर कुछ रैंप वॉक की गई थी, जो श्रीनगर के अंदर लाल चौक वाला एरिया है ना, और वहाँ पर एक कैट वॉक वगैरह इवेंट ऑर्गेनाइज किया था घंटा घर के पास में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो फेरन है ना, ये वहाँ का अपना खुद का रिचुअल है, खुद का ट्रेडिशन है, उनकी अपनी एक आर्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए। अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो चिलाई कला के ऊपर पूछेगा क्वेश्चन। ये ना किसी एसएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस टाइप के एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। तो ये 40 डेज़ के टाइम का ना बहुत ज़्यादा चिलिंग, बहुत फ्रीजिंग टाइम पीरियड आता है, और फेरन उनकी आइडेंटिटी है, उस रीजन की आइडेंटिटी है। तो रिसेंटली लोगों ने, अच्छा अब अगेन बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, आपसे कोई केस स्टडी आती है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर आर्ट इज डाइंग, उसको कैसे प्रमोट करना है। तो यू कैन से कि वी हैव टू गो एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया ना, हंड्रेड्स ऑफ लोकल पीपल ने ना अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर दी सोशल मीडिया के ऊपर इस फेरन को दिखाने के लिए। तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने भी किया था। कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने अपनी पिक्चर्स चेंज करते हैं, डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर देते हैं, है ना, स्टेटस चेंज करते हैं। दिस इज हाउ यू यूज द सोशल मीडिया फॉर द कैंपेनिंग पर्पज। आपको एक्चुअल में करना होगा, आपको कोई बड़ा गोल होगा ना, प्रमोट करना, यू कैन यूज द सोशल मीडिया लाइक दिस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो यही होता है, दिस इज हाउ यू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मिनिमम टेम्परेचर है ना श्रीनगर के अंदर, वो -4.2 डिग्री सेल्सियस तक गया था। तो आपको इसमें एक हल्की सी बात ये याद रखनी कि इंडिया के जो नॉर्थ रीजन है ना, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, वहाँ पर टेम्परेचर इन दिनों में खासकर जो चिलाई कला का होता है वो माइनस तक चला जाता है। बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का हल्का याद रखने की ज़रूरत है। अब ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्राइसिस इन मिजोरम ट्राइबल काउंसिल डीपन्स एज अ 3 मेंबर्स क्विट। हम लोगों को ना यहाँ पर कुछ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है। अभी हम लोगों ने 12th शेड्यूल के ऊपर बात की थी ना, तो एक शेड्यूल होता है उसको 5th बोलते हैं, एक होता है हमारे पास 6th शेड्यूल भी होता है। 6th शेड्यूल के अंदर ना 4 स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये वाला जो टॉपिक है मिजोरम के बारे में बात की जा रही है। तो ना ये जो 4 स्टेट्स हैं ना हमारे नॉर्थ ईस्ट में, इनमें ना ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो कि ना टेक्निकली हमारे शेड्यूल्ड एरिया से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज बाकी सारे स्टेट्स के अदर देन दीज 4 किस में आ जाते हैं, हमारे 5th शेड्यूल में आ जाते हैं। तो ये जो एरियाज होते हैं ना AMTM के अंडर द 6th शेड्यूल, ये सारे के सारे स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर आते हैं, स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर। और यहाँ पर बनाए जाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल्स बनाए जाते हैं और रीजनल काउंसिल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों? कुछ सर्टेन लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। अब यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट का, ईच डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है और गवर्नर के पास पावर होती है, ठीक है, वो मॉडिफाई कर सकता है बाउंड्रीज ऑफ दीज ट्राइबल एरियाज बाय नोटिफिकेशन। गवर्नर यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे लिखने के लिए। गवर्नर हमारे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या कुछ कर सकता है, एक तो कोई इंक्लूड करना कोई एरिया वगैरह, एक्सक्लूड करना किसी एरिया को, है ना, नया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट करने का। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में, ऑलराइट। इंक्रीज कर देना उसका एरिया, इंक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना उसका एरिया, ऑल्टर कर देना उसका नेम वगैरह, ऑल्टर कर देना उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं उनको डिफाइन कर देना। ये सारे काम गवर्नर की पावर में दिए जाते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है ना हर एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट के, इनके पास ना 30 मेंबर्स की लिमिट होती है और उसमें से 4% जो होते हैं वो, देखो 30 की लिमिट होती है, 4 जो होते हैं ना वो किए जाते हैं नॉमिनेट गवर्नर के द्वारा। तो सी इन डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है इलेक्शन करना, बट नॉमिनेशन भी होता है। हम लोग थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भी, राइट। तो ये 4% नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा और बाकी सारे के सारे जो 30 में 26 कितने होते हैं कि इनका क्या होता है, अडल्ट सफराज, जो यूनिवर्सल अडल्ट सफराज होता है ना कि 18+ के ऊपर इनका इलेक्शन होगा, वो होता है। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में और एक जो रीजनल काउंसिल होता है ना उनके अंदर एक बॉडी होती है, वो नेम बेसिकली रेस्पेक्टिवली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हिसाब से, रीजनल काउंसिल के हिसाब से उनका सक्सेशन चलता रहता है। कॉमन सील होती है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में। गवर्नर के पास पावर होती है और ये 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं एंड जस्ट लाइक दिस। इसलिए टॉपिक मैंने आपको बताना चाहा था। अभी जो क्राइसिस चल रहा है एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट मैटर हो गया है। मिजोरम का जो ट्राइबल काउंसिल है ना वहाँ पर, तो देर सडनली इनटू अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है ना। तो वहाँ पर ना एक डोमिनेंट रीजनल पार्टी थी, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले गठबंधन किया हुआ था, अब वो छोड़ दिया था, ठीक है। और
उन्होंने उसके बाद अपने जो कांग्रेस वगैरह के साथ उनके साथ दोस्ती कर ली थी, ठीक है। हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में, हमें ये इतना समझना है कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होते हैं, क्योंकि आपके इंडियन पॉलिटी के अंदर ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और ये आपसे मेंस में भी पूछ सकते हैं, दोनों जगह ही पूछा जा सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन दिस मैनर। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। नाउ दिस इज अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। होराती इज द चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पार्लियामेंट के लेवल के ऊपर हमारे पास लोकसभा होता है और हमारे पास राज्यसभा होता है ना, वैसे ही हमारे पास जो स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स लेवल के ऊपर हमारे पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज काइंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ हमारा राज्यसभा, लोकसभा सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली इज काइंड ऑफ अ रेप्लिकेशन ऑफ हमारा लोकसभा। बट इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, ऑलराइट। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी आपको ऑन फिंगर टिप्स याद होने चाहिए, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। एक तो आंध्र प्रदेश है, ऑलराइट। अभी सदर्न इंडिया की तरफ देखो, पहले तो आंध्र प्रदेश है, उसके साथ में क्या है तेलंगाना है, उसके साथ में क्या है कर्नाटका है, उसके साथ में क्या है महाराष्ट्र। अभी नीचे की तरफ चारों के चारों जो स्टेट्स है ना ये कनेक्टेड है, तो ट्राई टू रिमेंबर द मैप। फिर हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेट्स है, यूपी और बिहार। इंडिया में सिर्फ इन 6 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विच इज रेप्लिकेशन ऑफ काइंड ऑफ राज्यसभा, नॉट एग्जैक्टली राज्यसभा बट काइंड ऑफ राज्यसभा, ऑलराइट। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको अबॉलिश कर दिया गया था थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था ना 2019 का। तो जहाँ पर वो जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड था उसको हटा करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था ना, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का। अब पार्लियामेंट ना किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको अबॉलिश कर सकता है अंडर द आर्टिकल 169। ये आपको याद रखना है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट आएगा कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट एंड पार्लियामेंट कैन अबॉलिश। यस, पार्लियामेंट कैन डू बोथ। और कैसे? बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटीज आप पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी के अंदर, सिंपल मेजॉरिटी से हमारा पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 169 ये कर सकता है। तो इस मेजॉरिटी के अंदर जो मेंबर होते हैं ना हर एक हाउस के वोटिंग के, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना कंसर्न स्टेट की, वो एक स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करती है इसके लिए, राइट। अब स्पेशल मेजॉरिटी जो होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसकी बात की जाए तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। अब थोड़ा सा और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। अंडर आर्टिकल 171, देखो अभी हम लोगों ने आर्टिकल 169 की बात की थी, अब 171 उसके पास में ही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ना स्टेट का, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार प्रीलिम्स में, आई थिंक 2019 या 20 के आसपास आया था। तो एज पर द आर्टिकल 171 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबरशिप होगी, इट शैल नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। तो 40 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने लोग होते हैं ना उनका 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मान लो अगर 90 लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका 1/3 कितना हो गया? 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो क्या किया जाएगा? स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट्स बढ़ा दी चली जाती हैं। ऐसा करना पड़ता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए ना यूपीएससी कभी भी आपसे नंबर पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि कंफ्यूज करेगा। वो आपसे सिंपल ये पूछेगा कि 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऑलराइट, एंड 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो वो 40 पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे राज्यसभा होता है ना, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, वो एक परमानेंट बॉडी होता है। उसी तरीके से जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना, वो भी उसमें हाउस तो परमानेंट रहता है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो भी 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें से 1/3 जो होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, एग्जैक्टली लाइक द राज्यसभा। अभी जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ना एमएलसीज के, ये कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, एमएलएज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास, वी विल एंटर कर्नाटका लाइक चाइना एंटर्ड इंडिया। अब हो ये रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका का बाउंड्री का इशू है, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था। क्योंकि जब हमारा 1956 के अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, तब कुछ जो रीजन था महाराष्ट्र का, उस समय वहाँ पर कन्नड़ बोलने वाले ज़्यादातर लोग थे, तो उस रीजन को ना कर्नाटका के पार्ट में ऐड कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि उस रीजन के अंदर मराठी बोलने वाले लोग 50% से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमें वो रीजन वापस चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। ना ये लोग बोल रहे हैं, शिवसेना के लीडर्स हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के सीएम को बोला कि भाई आप इस बाउंड्री वाले मैटर के ऊपर ना कोई खास मुद्दा उठा नहीं रहे हो,
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को सोचना पड़ेगा। नाउ दिस गाय इज सेइंग कि भाई देखो हम लोगों ने तो बहुत बोल दिया, लेकिन जो स्टेट चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, इज वेरी साइलेंट ऑन दिस थिंग, देन वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे अब ये टॉपिक आपके GS2 में आता है, इंटर स्टेट के बॉर्डर डिस्प्यूट्स वाले में। इन्होंने कहा था कि ये जो मैटर है ना, दिस मैटर इज राइट ना सब्जुडाइज। सब्जुडाइज का मतलब है कि कोर्ट में केस चल रहा है। जब किसी मैटर को कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है ना, उसमें पब्लिक में उसके ऊपर ना इस तरह के हार्श डिस्कशन नहीं किए जाते हैं। बट ही सेड कि कर्नाटक के जो CM थे उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि वो लोग इस रीजन को नहीं देंगे। तो ये स्टेटमेंट आई होगी कर्नाटक के CM की। बट फ्रॉम मिस्टर रावत ही सेज कि अगर कर्नाटक के CM इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं तो हम भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर हमारा रीजन हमको वापस नहीं मिला तो जैसे चाइना इंडिया में एंटर कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर उस पर ध्यान नहीं दे रहे, सब इस न्यूज़ में लिखा हुआ है, मैं आपको समराइज कर रहा हूँ। जिस तरीके से चाइना इंडिया की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग भी कर्नाटक के अंदर एंटर करेंगे। एंड मोर देन दिस, हम लोगों को रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नेबरिंग स्टेट्स को सप्लाई करते हैं वाटर। ठीक है, अपने जितने भी डैम्स के थ्रू हम लोग नेबरिंग स्टेट्स को जो वाटर सप्लाई करते हैं उसके ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा कि वी विल ऑल्सो स्टॉप डूइंग दैट थिंग। तो एक तरीके से ऑब्वियस ही बात है, ऐसा नहीं कर सकते ये चीज़ें, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट के इंटरस्टेट जो इश्यूज होते हैं ना, वो किस डेप्थ तक जा सकते हैं। ये टॉपिक है, इसमें केरला की बात की जा रही है। केरला के अंदर ना एक पाम लीफ की एक मैन्यूस्क्रिप्ट का म्यूजियम बनाया गया है। पाम लीफ जो पत्ता होता है ना पाम का, उसके ऊपर ना कुछ लिखा जाता है। ये कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है यानी कि हाथ से लिखा जाता है एक म्यूजियम के अंदर। इसमें ना ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है। अब ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि अगर आप लोग देखोगे ना, गूगल पर सर्च करोगे, एक भगवत गीता भी है ऐसी जिसमेम ऑडियो विजुअल वाली है। उसमें ना एक पेन होता है, जैसे मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर पेन से लिख रहा हूँ ना, अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ राइट ना यहाँ पर, तो द मोमेंट वो पेन उस वर्ड के नीचे नीचे चलता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक ऑडियो प्ले होने स्टार्ट हो जाती है। तो द मोमेंट वो पेन उस गीता के अंदर किसी श्लोक के ऊपर जाएगा ना, वो श्लोक की ऑडियो प्ले हो जाएगी। तो अभी हुआ क्या है ना, एक बड़े ही अच्छा ऑडियो विजुअल की टेक्नोलॉजी का एक म्यूजियम ओपन किया गया है। तो यहाँ पर ना 187 ओल्ड और बहुत ही रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल आर्काइव से लिए गए थे। इस पूरे के पूरे म्यूजियम को ना आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने सेटअप किया था 3 करोड़ के अंदर। इसमें मॉडर्न विजुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें हमें कुछ देखना पड़ेगा कि बहुत ही जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे ना, को कुछ ऐसे डाइवर्स एरियाज़ के हैं, टैक्स को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ट्रेड टू एजुकेशन, प्रिजन, फेस्टिवल्स, है ना। तो उस रीजन के जो केरला वाला की जो पूरी हिस्ट्री थी ना, उनको डिपिक्ट करते हैं। तो इसमें आपको समझना क्या पड़ेगा, हाउ डू यू टैकल दिस टॉपिक, इसका आपके लिए क्या इस्तेमाल होगा। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी हमारा आर्ट एंड कल्चर का कोई टॉपिक आएगा ना, वहाँ आप ऐसी कोई टॉपिक हो सकता है कि इसमें कुछ पुरानी चीज़ की बात की, जैसे रॉक आर्ट कल्चर टाइप का हो गया, केव्स के ऊपर जो वो स्क्रिप्टिंग की जाती है, आप उसमें एग्जांपल दे सकते हो कि केरला के अंदर ना एक पाम लीफ का मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम खुला था विद लेटेस्ट ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। वी कैन अप्लाई द सिमिलर कॉन्सेप्ट इन दोज थिंग्स एंड वी कैन स्टिल सेव द कंटेंट। जो भी यहाँ पर स्क्रिप्टिंग की गई है, जो फोटोग्राफी की गई है ना, उसको हम लोग ऑडियो विजुअल में कन्वर्ट करके AV में, एंड वी कैन स्टिल सेव दोज थिंग। उसका हम लोग AI का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग उसमें ना, तो वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक इनोवेटिव आइडिया जो अपनी आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रीलिम्स में से तो कुछ नहीं आएगा, बट ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बड़ा ही यूजफुल हो सकता है। देन मूविंग अहेड वी हैव दिस टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें बात की जा रही है दिल्ली के एक्साइज केस को लेकर के, ठीक है ना। द कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द चार्ज शीट। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि दिल्ली का जो एक्साइज केस चल रहा था, जिसमें कुछ समय पहले ED का बहुत नाम आ रहा था, और जो वहाँ के मनीष सिसोदिया जो थे वहाँ के दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनका बड़ा नाम आ रहा था। हुआ क्या था ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने ना एक नई एक्साइज पॉलिसी निकाली थी 2021 और 22 के लिए। उन्होंने उसको नाम दिया था न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लास्ट ईयर। उनका काम था कि राइट नाउ गवर्नमेंट ना लिकर बिजनेस, जो शराब का पूरा बिजनेस होता है ना दिल्ली के अंदर, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उन्होंने कहा था कि अब इसके लाइसेंसेज जो होते हैं ना, वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, हम इसको कंट्रोल क्यों करेंगे, ठीक है। तो जब तक ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी ना, लिकर का पूरा बिजनेस किसके अंडर था, स्टेट के अंडर था, उसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था। तो इनिशियली उसने गवर्नमेंट को हेल्प किया था उनके रेवेन्यू को तकरीबन 27% तक इंक्रीज करने में, विच मेक्स इट अराउंड 8,900 करोड़ तक का रेवेन्यू गवर्नमेंट ने जनरेट किया था, ठीक है। तो हालांकि इशू क्या है इस पॉलिसी के साथ, एक तो जब प्राइवेट सेक्टर को आप दे दोगे ना, तो वो स्कूल्स के आसपास, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस के आसपास, मंदिर, चर्च, इन सब के आसपास में अपने इन शराब की दुकानों को सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लिकर का रिटेल अलाउ नहीं होता, वहाँ पर सेटअप हो जाएंगे, ठीक है।
और फिर मे भी हो सकता है कि जो पुलिस का कुछ जुरिस्डिक्शन होता है इस एरिया के अंदर वो निगरानी रख सकते हैं, कुछ ऐसे एरियाज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर निगरानी नहीं रख पाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब जो कंट्रोवर्सी थी मिस्टर मनीष सिसोदिया के आसपास वो क्या थी, तो वो उनके पास एक्साइज का पूरा पोर्टफोलियो है। जैसे हम लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है तो कैबिनेट मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया जाता है ना कि आप फाइनेंस संभालोगे, आप डिफेंस संभालोगे। तो एक्साइज का जो पोर्टफोलियो दिया गया था वो मिस्टर मनीष सिसोदिया को दिया गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने अलाउ किया था उसमें, एज उन पर एलिगेशंस ये लगाए गए थे, मैं नहीं कह रहा कि ये प्रूव हो चुका है, एलिगेशंस लगाए गए थे कि उन्होंने कुछ फाइनेंशियल फेवर लिए थे इन लाइसेंसेस को आउट करने के लिए। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा और कोई एडिशनल चीज़ जो आप जान सकते हो एक्साइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्साइज क्या होता है, एक्साइज टैक्स क्या होता है, इसको हम कभी कभी एक्साइज ड्यूटी भी बोलते हैं। एक टाइप ऑफ टैक्स होता है जो कुछ गुड्स के ऊपर चार्ज किया जाता है ना, एक कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कंट्री, ध्यान रहे, ठीक है ना। कस्टम्स की जो ड्यूटीज़ होती है वो आती हैं जो आउटसाइड कंट्री से आते हैं, उनके ऊपर कस्टम लगता है, ऑल राइट। तो दिस इज अ टैक्स ऑन द प्रोडक्शन या फिर सेल ऑफ अ गुड, एक्साइज टैक्स। अब ये जो टॉपिक आपको ध्यान रखना है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख टू शोकेस द कल्चरल हेरिटेज ऑन साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग्स टू बी हेल्ड इन 2023। 2023 के अंदर इंडिया 43 हेड्स बुलाएगा G20 के मीट के लिए, सितंबर में होगा। उसमें से एक जो मीटिंग होगी ना वो श्रीनगर में होने वाली है। तो वहाँ पर चीज़ों को रिनोवेट किया जा रहा है, बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, हमारे कल्चर को दिखाया जाएगा। एंड जो मिस्टर सिन्हा है वहाँ के जो LG हैं वो कहना चाह रहे हैं कि वो लोग पीपल का पार्टिसिपेशन चाहते हैं उस एरिया के अंदर। स्कूल्स के अंदर G20 को बारे में बताने के लिए सेमिनार्स वगैरह किए जा रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे कल्चर को और अच्छे से रिनोवेट किया जा रहा है। देखो ये होता है इंडिया में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, तो कॉमनवेल्थ विलेज क्रिएट करने के लिए ना दिल्ली को पूरा का पूरा रिवाइव कर दिया गया था, दिल्ली को बहुत सुंदर बना दिया गया था। ऐसा होता है जब किसी तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं ना, जैसे जब अभी प्लान किया जाता है, जैसे कतर के अंदर भी फीफा हुआ था, ऑलराइट। तो फीफा को लेकर कतर में बहुत डेवलपमेंट हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारी कंट्री जो फ्यूचर में इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे उनके आसपास, जब ओलंपिक्स किसी कंट्री में होते हैं ना तो बहुत सारा वो डेवलपमेंट करते हैं उस एरिया में। अभी G20 इंडिया में होगा ना तो देखोगे आप लोग दिल्ली के अंदर या फिर जहाँ जहाँ भी मीटिंग्स होंगी ना उन एरियाज को पूरा का पूरा रिनोवेट कर दिया जाएगा। हालांकि उन पर काम बहुत पहले चल चुका है स्टार्ट, जब इंडिया को पता चल गया तो हमारी प्रेसिडेंसी आने वाली तब से उन पर काम स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के इवेंट्स इंडिया में होते रहे, इनसे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। Now we have this topic, चिन्मयानंद gets interim anticipatory bail in a rape case। अब हमें इस केस में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर वो हमें ये समझना है कि ये एंटिसिपेटरी बेल क्या चीज़ होती है, राइट, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे बेल्स वगैरह से कनेक्टेड क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। तो एंटिसिपेटरी बेल के जो प्रोविज़न होता है ना वो हमारे CRPC में आता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है ना, एंड इसको 1973 में अमेंड किया गया था। तो एंटिसिपेटरी जो हमारी एक तो ऑर्डिनरी बेल होती है, ठीक है, जब कोई पर्सन अरेस्ट हो चुका है, उसको जेल में रखा गया है, तब उसको जमानत दी जाती है। लेकिन जो एंटिसिपेटरी बेल होती है ना, यानी कि उसको डायरेक्शन दी जाती है कि इस पर्सन को बेल पर रिलीज कर दो इवन बिफोर द अरेस्ट इज मेड, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कीवर्ड एंटिसिपेटरी बेल था, यही आपको समझना है। देन वी हैव दिस टॉपिक, न्यू लैंड रूल्स ब्रिंग JNK ऑन पार विद रेस्ट ऑफ द इंडिया, द ओल्ड लॉ वाज रिग्रेसिव। अभी जम्मू एंड कश्मीर जो उनको स्टेट्यूट नहीं मिला है, ऑलराइट, ये आप लोगों को पता होगा। जम्मू एंड कश्मीर को उनका जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था उसके बाद से अभी वहाँ पर ना कुछ लैंड के कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। उसमें पहले क्या था ना कि गवर्नमेंट की ना कुछ जो लैंड लीज पर दी जाती थी, जैसे कि उन्होंने बात की थी कि 55 आउट ऑफ द 15 होटल्स एट द टूरिस्ट स्पॉट जो गुलमर्ग है वहाँ पर, वो उनकी ऑक्शनिंग की जाएगी, ठीक है ना, उनको दोबारा से फ्रेश लीज किया जाएगा। तो पुरानी लीज उनकी ख़त्म हो चुकी है। कहना इनका ये था कि ज़मीन की कीमत थी 100 करोड़ की, लेकिन वो लोगों को दी हुई थी 5-5 रुपए के अंदर, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं था वहाँ से, ये प्रॉब्लम चल रही थी। उसके कारण बहुत ही रिग्रेसिव तरीके से चीज़ों का मिसयूज़ किया जा रहा था। तो लैंड के ग्रांट रूल्स हैं 2022 के, उनके कारण सारी ऑक्शनिंग होगी, उनकी जितने भी कमर्शियल प्लेसेस है ना, कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं ऑन लीज के ऊपर थी, और उन सब की ऑक्शनिंग की जाएगी। इसके कारण थोड़ा एम्पावरमेंट आएगा और गवर्नमेंट पे उसके पास रेवेन्यू आएगा, तो और एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा एंड रेगुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। एंड दिस इज नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स अप फॉर अ रिटायर्ड स्वीपर्स राइट टू पेंशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, पता है क्या इंपॉर्टेंट है, राइट टू पेंशन। और इसके अंदर अपडेट क्या आएगा वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुआ ये था ना कि कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने एक अपडेट दिया था इसमें, और अपडेट क्या था ना, ये आई थिंक 2020 की बात है। आप लोगों ने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो 2020 में हुआ ये था
कि गवर्नमेंट ने किसी का पेंशन का कोई केस हैंडल कर रहे थे, वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया था। दे सेड कि पेंशन जो होती है ना, विच इज़ पेएबल टू द एम्प्लॉयज़ अपॉन द सुपर एनुएशन, यानी कि जब उसका फुल टेन्योर हो जाता है 60 साल का, उसको उन्होंने कीवर्ड दिया था प्रॉपर्टी का। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है और उन्होंने इसको आर्टिकल 300A के अंदर डाला था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेंशन ऑन सुपर एनुएशन, यानी कि जो पूरा कंप्लीट सर्विस के बाद जो रिटायरमेंट होता है ना, उस पर जो पेंशन मिलती है, प्रॉपर्टी का नाम दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी भी है एंड ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट टू लाइवलीहुड। दिस इज ऑल्सो राइट टू लाइवलीहुड। अब राइट टू लाइवलीहुड किसके अंदर आएगा? जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 21 के अंदर आएगा हमारा, ठीक है। सो यू कैन नॉट डिप्राइव इट इवन अ पार्ट ऑफ दिस अमाउंट एंड समथिंग इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इस टॉपिक को इसलिए हाईलाइट किया था टू जस्ट टू रिमाइंड कि जब किसी का फुल कंप्लीट सर्विस हो जाती है ना, तो उसको सुपर एनुएशन पे राइट टू उसको प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा, विच कम्स अंडर आर्टिकल 300A। इस पर ना स्टेटमेंट बन सकता है एग्जाम में, इसलिए ये मैंने यहाँ मेंशन किया था। देन वी हैव दिस टॉपिक टारगेटेड रिलीफ गिवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक स्टार्व्ड ऑफ रिसेशन। तो हमारा विंटर सेशन चल रहा है एंड उसमें रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर ना जो कोविड का टाइम आया था, तो गवर्नमेंट ने ना लोगों को रिलीफ जो प्रोवाइड किया था, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया था, उसमें कुछ टारगेटेड चीज़ें थी। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, काफ़ी कुछ डिस्कस करूँगा इस पर, 3-4 चीज़ें आएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, आपका पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि पैंडेमिक के कारण हम लोग रिसेशन हमारी कंट्री में क्यों नहीं आया था। इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी। ऐसा क्यों? सॉरी, चाइना वॉज द ओनली कंट्री जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन इंडिया ना रिसेशन में फिर भी नहीं गया। उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि रिसेशन चीज़ क्या होती है, ठीक है। जब इकोनॉमी आपकी ग्रो करना स्टॉप कर देती है ना और श्रिंक करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिसेशन। इट मीन्स ना सिर्फ जीडीपी श्रिंक हो रही है, बल्कि इनकम भी डिक्लाइन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी और रिटेल की सेल्स भी, ठीक है, ये सब कुछ डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। और ये इट हैपन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो डिक्लाइन करता है फॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि हाफ ईयर तक, 6 महीने तक अगर वो चीज़ें डिक्लाइन करती है ना, 6 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली क्या क्या डिक्लाइन करेगा? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि अपने आप में जीडीपी होता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे रिसेशन। ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको, ठीक है। और रिसेशन कब खत्म हो जाता है? जब हमारी ग्रोथ दोबारा से रिटर्न हो जाती है। कारण क्या होते हैं रिसेशन के? भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बैंक्रप्सी है, डिफॉल्ट हो जाता है, फोरक्लोजर होता है, इंटरेस्ट रेट होता है उसमें वो फॉल कर जाता है, लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग होता है ना, एसेट का प्राइस फॉल करता है, सारे कारण होते हैं। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने रिसेशन के बारे में जान लिया। अब उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो, गवर्नमेंट ने ऐसे किया था, कंट्री डिड नॉट स्लिप इनटू इकोनॉमिक रिसेशन बिकॉज ऑफ द टारगेटेड अप्रोच। तो शी वाज रिप्लाइंग टू अ डिबेट, एक डिबेट चल रही थी 2 अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर रिसेंटली। उस अप्रोप्रिएशन बिल में उन्होंने एडिशनल फंड्स की बात की थी टू बी यूज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमें यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पता करना होगा। व्हाट आर दिस अप्रोप्रिएशन बिल्स? अप्रोप्रिएशन बिल क्या कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट को पावर मिलती है टू विदड्रॉ फ्रॉम द CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, गवर्नमेंट मनी कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ कर सकती है। इसकी पावर कहाँ से आती है? अंडर आर्टिकल 114। याद रखने वाली चीज़ें, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, ये आता है हमारा आर्टिकल 266 की क्लॉज 1 के अंदर। अप्रोप्रिएशन बिल आपको समझ में आ गया एंड आपको ये भी समझ में आ गया। अब और चीज़ें थोड़ी सी समझ लेते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। पहले जो अप्रोप्रिएशन बिल होगा ना, वो पहले जाएगा हमारा लोकसभा के अंदर, ठीक है, जो बजट के प्रपोजल्स वगैरह आते हैं उस पर डिस्कशन होते हैं। फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। फिर जो डिफीट होता है ना अगर अप्रोप्रिएशन बिल का, इसका मतलब ही होता है गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा जनरल इलेक्शन के लिए। आपको याद रखना है, अप्रोप्रिएशन बिल के डिफीट हो जाने पर मतलब उसको प्रॉपर वोट्स नहीं मिलते। तो फिर ये अगर लोकसभा से पास हो गया, डिफीट नहीं हुआ, तो वह जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के पास पावर होती है इसको रिकमेंड कर सकता है इसमें अमेंडमेंट्स, ठीक है। एंड फिर ये लोकसभा की प्रेरोगेटिव होता है कि लोकसभा को वो रिकमेंडेशंस राज्यसभा के एक्सेप्ट करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर जब बिल को एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट से, तो ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है अप्रोप्रिएशन बिल का, वो होता है इसका ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज। ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज, जहाँ पर ये जो एक्ट होता है ना, इसको रिपील कर दिया जाता है बाय इटसेल्फ व्हेन इट्स मीट्स इट्स स्टैट्यूटरी पर्पस।
यानी कि जिसका पर्पस फुल हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक ये एक्ट रिपील हो जाएगा। तो ये एक्ट आपको कहीं दिखेंगे नहीं, एप्रोप्रिएशन एक्ट, वरना कितने सारे इकट्ठे हो चुके थे हमारे, पर ऐसा नहीं हो सकता। फिर गवर्नमेंट कोई भी मनी विड्रॉ नहीं कर सकती हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट द इनेक्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ इसलिए। फिर उन्होंने कहा था कि कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने बोरो किया था, स्पेंड किया था, मनी भी प्रिंट किया था, वो सारी की सारी रिसेशन में चली गई थी, इंडिया नहीं गई थी। एंड फूड सिक्योरिटी पर उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने एडिशनल एक्सपेंडिचर किया था 3.25 लाख करोड़ का 2022-23 में। एंड सेंटर कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स को लेकर भी आया था। तो अभी सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है, ये कीवर्ड आपको समझना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स, मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ओके, सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या चीज़ होती है? इट इज़ नीडेड व्हेन जो अमाउंट ऑथराइज किया गया था ना पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए किसी करंट फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो अमाउंट अब इनसफिशिएंट हो गया है ना, तो एक सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स आता है। ये ग्रांट जो प्रेजेंट किया जाएगा, फिर ये पार्लियामेंट उसको पास करेगा बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट। और भी कुछ ग्रांट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एडिशनल ग्रांट होता है, एक होता है एक्सेस ग्रांट होता है, एक होता है वोट ऑन क्रेडिट होता है, वोट ऑफ क्रेडिट होता है, एक एक्सेप्शनल ग्रांट होता है, एक टोकन ग्रांट होता है। ये सब आपकी बुक में गिवन है। इंडियन पॉलिटी के अंदर जो पार्लियामेंट वाला पूरा टॉपिक होता है ना, बड़ा सबसे बड़ा टॉपिक है, उसमें सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है। अब ये सप्लीमेंट्री जो ग्रांट थे, इसका आर्टिकल क्या था 115। तो कितने सारे आर्टिकल मैंने आज में डिस्कस कर लिए हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 2012 में क्वेश्चन भी आया था एक, ठीक है, पार्लियामेंट का कितना कंट्रोल होता है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 112 होता है आर्टिकल हमारा बजट वाला, उसकी बात की गई थी कि राज्यसभा के पास पावर होती है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था 2015 कि क्या राज्यसभा के पास पावर होती है टू अमेंड और रिजेक्ट बिल, है ना। राज्यसभा ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है इस पर वोट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीट होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया था। दिस टॉपिक इज देयर, एनजीओज फ्लाउटिंग द एफसीआरए रूल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। अमित शाह, हुआ क्या है ना कि रिसेंटली ना राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, उसका एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन। अब एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के अंदर ना एनजीओज का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि किसी एनजीओ में बाहर की कंट्री से, दूसरे देश से अगर पैसा आता है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट से बात की गई थी, भैया आप लोग सिविल सोसाइटी के लिए, एनजीओज के लिए क्या कर रहे हो, आप तो इनको बैन करते जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई साहब ऐसा है, इन एनजीओज में जो पैसा आ रहा होता है ना बाहर से, वो आ रहा होता है वेस्टेड इंटरेस्ट से, यानी कि बाहर की कोई कंट्री, कोई भी एग्जांपल मान लो चाइना ही है, ठीक है, चाइना इंडिया के अंदर ना किसी एनजीओ को पैसा देगा कि ठीक है भाई हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको फंडिंग देंगे और तुम इंडिया के अंदर ना दंगे फसाद कराओ, तुम प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट व एनवायरनमेंट का वहाँ पर नुकसान कर रही है, तुम जाके प्रोटेस्ट कर दो, उस प्रोजेक्ट को रोक दो, तो इंडिया के डेवलपमेंट को रोक दो। ऐसा हुआ था। जो हमारी आईबी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनको खबर मिली थी कि जो ग्रीन पीस करके जो वो थी ना एनजीओ, इंडिया की नहीं थी, वो बाहर की थी, वो इंडिया में ना बहुत सारा शोर शराबा कर रही थी। तो आईबी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ग्रीन पीस को ना कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं ना, वो पैसा दे रहे होते हैं कि जाकर के इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। तो तब से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो गई थी कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एनजीओ को कहाँ से पैसा आ रहा होता है और वो किस पर्पज़ में यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और अमित शाह जी, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, उनका ये स्टेटमेंट था कि कोई भी एनजीओ हो सकता है, अगर वो एफसीआरए के रूल्स को वॉलेट करेगा ना तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो बस थोड़ा सा एफसीआरए रूल का आइडिया होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। हालांकि टॉपिक हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं जितना बताना चाहता बताया मैंने आपको। एग्जाम्पल नोट डाउन करने के लिए, अभी कल हम लोगों ने टॉपिक किया था ना 80% डिक्लाइन हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो हमारा जो ये ईस्टर्न रीजन है, उड़ीसा का जो रीजन ईस्टर्न में फॉल करता है, वहाँ पर 900 नक्सल सिंपथाइजर जो होते हैं ना, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सिंपथाइजर्स हैं ये नक्सल्स नहीं है, यानी कि ये लोग नॉट एग्जैक्टली द नक्सल्स वंस। तो इसमें से कुछ तो 467 के एक्टर तो आसपास तो एक्टिव मिलिशियाज थे, ठीक है ना, माओइस्ट वगैरह थे, इन्होंने उड़ीसा की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं ना, ये आसपास के गाँव में रहते थे। तो यहाँ पर जो सीपीआई की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, तो सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पर काम कर पाना। तो सारे के सारे जो विलेजेस हैं ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री के ऊपर लोकेटेड थे। माओइस्ट के सपोर्टर्स थे वहाँ पर, इनको एक्सट्रीमिज्म के अंदर सपोर्ट करते थे, वॉलेंट एक्टिविटीज़ करते थे। अभी आप कहाँ पर लिख सकते हो, कुछ डेवलपमेंट वगैरह होती है ना, तो लोग सरेंडर कर देते हैं, वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट किया था। फिर एक और एजुकेशन सेक्टर का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि आईआईटीज़ के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 30% जो रिजर्व वैकेंसीज़ है ना, सिर्फ 30% ही है, ठीक है। तो ऑफ द 1439 वैकेंसीज जो सितंबर 2022 में आइडेंटिफाई की गई थी, 449 जो थी ना कैटेगरीज की, इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंगली, तो
बेसिकली वहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। तो दिस इज़ मोर अबाउट द अनफिल्ड वैकेंसीज। अब एजुकेशन सेक्टर में आप लिखते हो ना इश्यूज़ क्या चल रहे हैं हमारे एजुकेशन में, तो लिख सकते हो अनफिल्ड वैकेंसीज, और वहाँ पर भी रिजर्वेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा टारगेट है रिवर्स एजुकेशन वाले टॉपिक में, आप लिख सकते हो एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। यूपी की गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि गंगा को क्लीन कर देंगे कुंभ 2025 से पहले, ठीक है। तो प्रयागराज कुंभ होगा 2025 में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है कि जो नमामि गंगे मिशन है ना, उसके थ्रू पूरा का पूरा क्लीन कर देंगे। हालांकि नमामि गंगे मिशन में बहुत पहले से चल रहा है और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, बट स्टिल नथिंग सफिशिएंट और बहुत एविडेंशियल कुछ ऐसा अचीव नहीं हुआ है बट इतना हार्डकोर चीज़ें अचीव नहीं हो पाई है। बट स्टिल जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दी, हम लोगों ने रिव्यू किया है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कि कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है। एंड ऑफिशियल्स को बोला गया था कि पूरा का जो प्रोसेस है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करने का, उसको थोड़ा सा फास्ट करो, ठीक है। नदियों को सारा सीवेज पानी से, डर्ट और टॉक्सिक वाटर से बचाओ। एंड देखो कि अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से गंगा का जो पूरा पानी है वो क्लीन फ्लो उसमें मेंटेन होगा। ये टॉपिक मैंने हाईलाइट तो कर दिया था हाथी वाला, पर इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली। बिल टू अमेंड द एसटी लिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पास इन लोकसभा, कल ही ये टॉपिक कवर किया था हम लोगों ने, जस्ट येस्टरडे ओनली। तो इसमें अभी क्या कवर करेंगे, ये एग्जांपल है क्लाइमेट के जो एक्टिविस्ट हैं ना रिसेंटली आजकल वर्ल्ड में बहुत एक्टिव हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूजियम्स के अंदर वो लोग चले गए थे, है ना। कुछ वो केक पाई करके होता है, वो भी उनके मैनिक्विन्स वगैरह पर फेस रहे थे। तो क्लाइमेट के एक्टिविज्म जो है ना इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं चल रही, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही चल रही है। तो बर्लिन के अंदर रिसेंटली क्या हुआ था कि क्रिसमस ट्री के जो एकदम टॉप का हिस्सा होता है ना, आप देखो कि पेड़ की टॉप का हिस्सा होता है, सेलिब्रेटरी मोड है आजकल क्रिसमस का टाइम, उन्होंने उसको चॉप ऑफ कर दिया था, है ना। उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे लड़ाई करने पे ध्यान दो, और अगर आप लोग हमारे क्लाइमेट क्राइसिस को हैंडल नहीं करोगे तो हम लोग इस तरह की हरकतें करेंगे ताकि गवर्नमेंट की अटेंशन यहाँ पे आए। अब करना क्या होता है ना, इस तरह की आप अटेंशन चीज़ें करते हो तो आप क्या करते हो, लोकल लोगों का जो कंडक्ट होता है ना लाइफ का, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो। आसपास के जो लोकल्स होते हैं वो गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे, भाई क्या कर रहे हो ये लोग, हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन रोक रहे हैं, इनको रोको। तो गवर्नमेंट का ध्यान ऐसे जाता है, इसलिए लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो दिस इज़ टू बेसिकली पुल द अटेंशन। अब इसमें ना अगर आप अपना ओपिनियन बनाओ कि क्या चीज़ें, कल को आप व्हेन यू बिकम एन IAS ऑफिसर्स ना, आपके सामने ये इश्यूज़ आएंगे, आप उनको कैसे हैंडल करोगे, आपकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, आपको सीधा चीफ मिनिस्टर का कॉल आएगा, भाई जाकर देखो वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हैंडल करो, कैसे करोगे। तो ये केस स्टडी बन जाती है आपके लिए एथिक्स की। अफगानिस्तान की जो विमेन है दे आर एंग्विश्ड एट द यूनिवर्सिटी बैन, वहाँ पर देयर आर हग्स, देयर आर स्क्रीम्स एंड देयर आर क्राइज। तो ये अपडेट ये था कि अफगानिस्तान के अंदर अभी भी विमेन को एजुकेशन के रिगार्डिंग बैन किया हुआ है, वहाँ पर एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर ली आज। ये कुछ नया सा फॉर्मेट है, इसको बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। एडिटोरियल मैं आज का स्किप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, और एक नया फॉर्मेट है, हम लोग कवर करेंगे, कंटेंट मिस नहीं करेंगे, और बहुत कुछ रिपीटेशन में चलता ही रहता है। बट प्लीज़ डू ड्रॉप योर कमेंट्स ऑन दिस थिंग। एक मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि एक दिन मैं इस तरीके से करूँ, एक एक छोटी छोटी न्यूज़, और एक दिन मैं करूँगा जैसे हम जो पहले कर रहे थे कि एक 5, 3 या 4 टॉपिक बहुत डिटेल में किए, उनका एक्सप्लेनेशन साइड में आपको एक्सप्लेन करता रहूँ। तो ऑल्टरनेट चल सकता है ना। एक दिन छोटी छोटी सारी न्यूज़ कवर कर ली और एक दिन वो सारे के सारे टॉपिक डिटेल में कवर कर लिए। तो टेल मी कौन सा ये मेथड सही है क्या ऑल्टरनेट डेज के ऊपर, इसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर होंगी, छोटी न्यूज़ भी मिस नहीं होगी और टॉपिक डिटेल में भी कवर होते चलेंगे। पर मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, प्लीज़ कमेंट करना, मुझे कमेंट से ही पता चलेगा कि ये चीज़ कामयाब हुई या नहीं हुई।